ससुराल जाने के बाद ही समझ में आया अपनी अहमियत। एक लड़की की कहानी। आज घर में काफी चहल पहल थी। छोटी ननद मेघा की शादी 15 दिन बाद ही थी, तो सब उसकी तैयारी में लगे हुए थे। बड़ी ननद वाणी और उसके पति हेमंत घर आए हुए थे। सब लोग पापा जी के कमरे में बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जबकि घर की बहू नित्या सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही नाश्ता तैयार हुआ, वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ गई, लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। नित्या को ये बात बहुत अजीब लगी, फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति समीर को नित्या को बाहर भेजने का इशारा किया, जिसे नित्या ने देख ही लिया, लेकिन अनजान होते हुए नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही। आखिर समीर ने नित्या से कहा, नित्या हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। नित्या ने प्रश्न भरी नजरों से समीर की तरफ देखा। कह रही हूँ कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती? मुझे भी इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात वाणी ने समझ ली, इसीलिए वो नित्या से बोली, भाभी वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे, तभी तो आपका कोई काम नहीं है, नहीं तो आप नाश्ता करके अपने काम खत्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर में बहुत से काम होते हैं और आप घर की बहू हो तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर नित्या के मन में मन सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के ही लिए हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं है कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है, मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता। पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करना, इसीलिए चुपचाप बैठकर अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक वो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, आखिर काम तो उसे ही करना था। इसीलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी कि देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पापा जी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों ननदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय कहकर निकल गई। सासू माँ प्रतिभा जी की बाहर आई और नित्या को काम बता दिया, बहू हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाना में कुछ अच्छा बना लेना, बाड़ी और दामाद जी यही खाना खाएंगे। उसे काम बताकर वो बाहर निकल गई। समीर बाहर गया और कमरे में आकर वॉलेट और बाइक की चाबी लेने चला गया। जब तक नित्या भी कमरे में आ गई, समीर तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? उसकी बात को सुना अनसुना कर समीर बोला, अभी मम्मी से बताया तो सही है कि जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हैं? तुम लोगों ने ये तो बता ही नहीं। अब जरूरी है क्या? हर बात तुम्हें बताना, बता दो दिया तो जरूरी है, काम से जा रहे हैं और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना और भगवान के लिए खाना ढंग से ही बनाना। कहता हुआ समीर अपना वॉलेट और चाबी लेकर वहां से निकल गया। नित्या उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे। समीर भी जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये लोग कहीं भी रवाना नहीं हो रहे थे। नित्या वही दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में काम करने वाली जमुना काकी आती दिखी। उनके आने की प्रतिभा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समझाकर वो लोग वहां से रवाना हो गए। पीछे पीछे समीर भी रवाना हो गया। जमुना काकी घर में आ गई तो नित्या ने दरवाजा बंद कर दिया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। जमुना काकी अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने प्रतिभा जी के कमरे की सफाई और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। जिसे ताला लगता देखकर नित्या ने पूछा, अरे काकी ताला क्यों लगा रही हो? उसकी बात सुनकर जमुना काकी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे की साफ सफाई करके ताला लगा देना। नित्या ने उनके आगे कुछ नहीं कहा, पर उसे हैरानी तब हुई जब जमुना काकी ने चाबी उसे देने की जगह अपनी कमर में खोस ली और घर के बागी के कमरों की सफाई करने लगी। नित्या उसे काम करते देखकर
बैठी बैठी सोचने लगी, यही इज्जत है उसकी इस घर में। एक नौकरानी भी आंख मूंद कर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं माना कि जमुना काकी यहाँ 10 सालों से काम कर रही है, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर, नित्या ने देखा कि जैसे जैसे जमुना काकी सफाई करती जा रही थी, वैसे वैसे सब कमरों पर ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ नित्या का कमरा, रसोई और हॉल ही छोड़ा था जहाँ ताला नहीं लगा था। नित्या अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी कि जमुना काकी अपना काम खत्म कर जाने लगी। तब नित्या ने टोका, काकी आप तो जा रही हो, अब सारे कमरे को ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो। नहीं, जब वो लोग आएंगे तो दरवाजा कैसे खोलेंगे। उसकी बात सुनकर जमुना काकी बोली, माफ करना बहुरानी, पर मेम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा कि ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाली सरला जी को दे जाना। कहकर जमुना काकी घर से निकल गई, जबकि नित्या सोफे पर बैठी एकटक उसे जाती देखती रह गई। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन सी होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी। बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहाँ लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था, जहाँ 10वीं तक पढ़ाई कर ली, बस उसके बाद शादी कर दी जाती थी। पर नित्या के माता पिता ने उसे बड़े अरमानों के साथ अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर कॉलेज पढ़ने भेजा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। वो हमेशा उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए अपने रूढ़वादी परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे की शिक्षा के लिए शहर भेजा। गांव के माहौल से निकलकर नित्या पहली बार शहर में आई थी। उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का रहन सहन बहुत भा रहा था। वहीं कॉलेज में समीर से उसकी मुलाकात हुई थी। वो फाइनल ईयर में था। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। फाइनल एग्जाम आते आते तो दोनों शादी के सपने बुनने लगे थे। समीर को तो ऐसा भी आगे पढ़ने का मन नहीं था। उसे तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसीलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना भी बड़ी बात थी। लेकिन इधर नित्या पर समीर के प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा था कि उसे यह तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर के आने वाली हर एक लड़की की शिक्षा को रोक देगा। समीर ने उसके सपने भी ऐसे ही दिखाए थे कि वो तो अक्सर उससे यही कहता था, आखिर इतना पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करना है। अरे तुम तो एक बिजनेसमैन फैमिली में जा रही हो, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते हैं, तुम्हें वो तो वैसे भी शादी के बाद ऐसे ही करना है। नित्या धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी। गांव में पली बड़ी लड़की को शहर में ऐशोआराम अपनी ओर खींचने लगे थे। उसे समीर पर अपने से ज्यादा विश्वास हो चला था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो इधर समीर के माता पिता भी नहीं थे। आखिर नित्या उसके स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी समीर की शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन समीर तो नित्या के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे नित्या के माता पिता को पता चल गया और वो उसे वहां से वापस गांव ले गए। पर कहते हैं ना, प्यार की खुमारी सब कुछ करवा देती है। एक रात नित्या सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग आई, पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी माँ की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लाई। समीर तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर समीर के माता पिता ने तो शुरू में उसे अपनाने से इनकार कर दिया, तो उन सोने के गहनों को बेचकर उन्होंने अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक समीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का खुमार उतरा और जेब में पैसे कम हो गए, तो दोनों को आटे दाल के चावल का भाव पता चल गए। दोनों में तू मैं होने लगी। लेकिन दोनों की समस्या ज़्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि समीर अपने माता पिता का अकेला बेटा था। बाकी तो दोनों बेटियां थी। बुढ़ापे में बेटा भी सब कुछ संभालेगा, ये सोचकर कुछ दिनों के बाद वो खुद समीर को लेने आ गए और मजबूरन उन्हें नित्या को भी अपनाना पड़ा। अब तो नित्या को भी लग रहा था कि सचमुच जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, पर दरअसल जिंदगी की शुरुआत अब हुई थी। ससुराल में रहना भी कोई मामूली बात नहीं है। नित्या का सामना अब
ससुराल वालों से हो रहा था। कहाँ वो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अबले देकर एक जमुना काकी रह गई जो कि घर की साफ सफाई करने के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम नित्या के हिस्से में डाल दिया गया। अब तो समीर भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। नित्या के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आज उसे पछतावा होता था कि क्यों उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने माता पिता का दिल दुखाकर वो यहाँ कहाँ खुश है। खैर, जब उसकी तरंदा टूटी तो उठकर रसोई में गई और खाने की तैयारी कर दी। इन्हीं सब में दोपहर के 3 बज गए। जब तक सब लोग घर पर आ गए, समीर पड़ोस वाली सरला जी से यहाँ से चाबियाँ ले आया। हमेशा की तरह सामान सीधे प्रतिभा जी के कमरे में गया। अभी सब लोग सामान के साथ प्रतिभा जी के कमरे में ही थे कि नित्या उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आई। उस समय मेघा अपने सोने के गहने पहनकर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई थी। एकदम से नित्या को वहां देखकर उसे फटाफट ज्वेलरी निकाल कर बैग में रख दी। वह प्रतिभा जी नित्या को देखकर बिगड़ते हुए बोली, बहू, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे जाया जाता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक प्रतिभा जी के सवाल से हड़बड़ाती हुई नित्या बोली, जी मैं वो दरअसल आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। आपकी बात सुनकर समीर नाराज होते हुए बोला, खाना क्या भाग कर जा रहा था? आकर खा रहे थे तो यूं एकदम से मम्मी के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? समीर ने जिस तरीके से दुत्कारते हुए नित्या से कहा, उसे नित्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ए आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ। मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती तुम मेरे कमरे में? मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा यहाँ आना। यहाँ सारा कीमती सामान रखा होता है। अचानक से प्रतिभा जी बोली। उसकी बात सुनकर नित्या को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा हो। उसने भी प्रतिभा जी के सामने आते हुए कहा, आपको मुझसे ज्यादा जमुना काकी पर विश्वास है, जबकि मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं घर में मौजूद थी, फिर भी आपने जमुना काकी से कमरों में ताला लगवाकर और चाबी सरला आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तुझ पर भरोसा। भला हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? अरे जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो हमारी क्या सगी होगी? तू तो तेरे ही माँ के गहने चुरा कर ले आई थी, फिर तेरा क्या भरोसा है कि तू हमारे गहने नहीं चुराएगी? प्रतिभा जी ने आज दिल की भड़ास मुंह पर निकाल ही दी। सुनकर नित्या बिल्कुल हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आईने के सामने खड़ा होकर उसे नंगा कर दिया हो। अपनी इस प्रतिबिंब को वो तो देख ही नहीं पा रही थी कि और ना ही कुछ कह पा रही थी। इसीलिए अपने आंसू लेकर कमरे के बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था। उनके विश्वास को तोड़कर आज जो कुछ उसे मिल रहा था शायद वो उसी के लायक थी। आखिर रात ही हो गई। सबने अपना खाना बनाकर खा पी लिया, लेकिन नित्या को किसी ने कहा भी नहीं। आज उसे पता चल रहा था कि उसकी वैल्यू क्या है। शिक्षा उसके पास ही थी नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए ही नहीं थे, पर फिर भी उसने अपने स्वाभिमान को मारकर जीना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी शिक्षा को पूरी करने की ठानी। जानती थी कि घर में कोई भी पैसा नहीं देगा, इसीलिए उसने दूसरे दिन ही एक छोटे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। भला एक 12वीं पास लड़की को क्या नौकरी मिले, पर फिर भी डेमो के बाद प्री प्राइमरी टीचर की जॉब उसे दे दी गई। सैलरी सिर्फ 5,000 रुपया। पहले तो घर में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 6-7 घंटे के लिए कम से कम नित्या से छुटकारा मिलेगा, ये सोचकर ही प्रतिभा जी ने हाँ कर दी। अब अपनी सैलरी से ही उसने फॉर्म भरा और अपनी आगे की शिक्षा शुरू की। आखिर अथक परिश्रम और समय के साथ उसने अपनी परीक्षा भी पूरी की और अच्छी जगह पर नौकरी भी कर लग गई। इस बीच को एक बेटी की माँ भी बनी। धीरे धीरे घर वालों ने उसे भी स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी मन का ये कोना खाली था। कई बार कोशिश भी की माता पिता से बात करने की, लेकिन पिता ने यह कहकर दुत्कार दिया कि तेरा साया भी मैं अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगा। इसीलिए इस दुत्कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर वो अपनी जिंदगी जीती रही। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
धन्यवाद।